हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे बीपीएससी पीजीटी, आरपीएससी और यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के लिए होम साइंस के कुछ स्पेशल एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की भी डेट आ चुकी है। ठीक है, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम आपका जून में है, 3 या 4 जून को, और आपका यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम आपका 9 और 10 मई को है। तो आपको उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम मोस्टली चांस है कि हो जाएगा आपका। तो आपको इसी तरह एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके क्या क्वेश्चन आप इजीली कर सको एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस कला से बंगाल में पुरानी साड़ी से नए घरेलू उत्पाद कढ़ाई द्वारा पुनर्चक्रण करके बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि जो आपकी पुरानी साड़ी यानी कि ओल्ड साड़ी होती है, उसको आप रिसाइकिल करके कैसे उससे एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई बना सकते हो। उसमें कसूती होता है, कांथा होता है, वो एम्ब्रॉयडरी का नाम, या चिकनकारी होता है, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कांथा। ठीक है, कि कांथा कढ़ाई आपकी कैसे की जाती है, आपकी पुरानी साड़ी पे की जाती है, उसको रिसाइकलिंग करके, ठीक है, उस पर बनाई जाती है कढ़ाई। और कांथा आपकी कहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, बंगाल की। इसी तरह कसूती आपकी कर्नाटक की फेमस कढ़ाई है। ठीक है, इसी तरह चिकनकारी आपकी लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की फेमस कढ़ाई के अंतर्गत आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं आपके। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब डिजाइन रंजक को धागे की सहायता से प्रतिरोध करके किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब डिजाइन आपकी क्रिएट की जाती है तो उसमें जो धागे की सहायता से प्रतिरोध बनाया जाता है यानी कि रेस्टिंग का यूज किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। कौन सी डाई कहेंगे, बाटिक कहेंगे, टाई एंड डाई कहेंगे, इक्कत कहेंगे, ये आपका इक्कत है, इक्कत कहेंगे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाई एंड डाई, क्योंकि प्रतिरोध के रूप में हम धागे का इस्तेमाल टाई एंड डाई में ही करते हैं। टाई एंड डाई में क्या करते हैं हम लोग, हम कपड़े को धागे से बांध देते हैं। ठीक है, फिर उस पर पूरे कपड़े पर प्रिंट कर देते हैं, तो जहां जहां वो बंधा हुआ होता है ना, वहां पर आपका कलर नहीं चढ़ता है। ठीक है, डिजाइन सी बन जाती है आपको, तो उसे कहते हैं टाई एंड डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, एक सिल्क की साड़ी है जो कहाँ की है, पश्चिम बंगाल से है। उसमें बुनाई के जटिल नमूने यानी कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न जैसे राज दरबार और कृष्ण की कहानी बनी हुई है। तो वो कौन सी साड़ी आपकी कहलाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन में बालूचरी साड़ी है, चंदेरी साड़ी है, कांजीवरम साड़ी है, एक से अधिक, और कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन में आपके की पॉइंट छुपा हुआ है आपके, कि पश्चिम बंगाल की आपकी सिल्क की साड़ी है और उसमें जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न बने हुए हैं वो राज दरबार और कृष्ण की कहानी के बने हुए हैं। तो इस प्रकार की साड़ी को बालूचरी साड़ी कहा जाता है, क्योंकि बालूचरी साड़ी में ही इस तरह के पैटर्न क्रिएट किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रांसगिक स्मृति क्या है। प्रांसगिक स्मृति जो होती है वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है। ठीक है, कौन सी मेमोरी होती है, आपकी एपिसोडिक मेमोरी। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रासंगिक बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो प्रासंगिक क्या हो जाएगा आपका, एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एपिसोडिक मेमोरी। ऑप्शन देख लेते हैं, तो आपको ये बताना है एपिसोडिक मेमोरी क्या है। संसार के ज्ञान की स्मृति है, या वह स्मृति जो महत्वपूर्ण आयोजन या अनुभव को याद रखती है, या तथ्य और अनुभव की स्मृति है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें चीजें जैसे आपको कैसे याद रहती हैं, चंक्स में याद रहती है, मतलब एपिसोड टाइप की। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह स्मृति
जो महत्वपूर्ण आयोजन या अनुभव को याद रख सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसका संदर्भ है कि दूसरों की फिक्र करना और आने वाली पीढ़ी की देखभाल और साझा करने द्वारा वापस सौंपना उसे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि किसका संदर्भ है, ठीक है, कि दूसरों की फिक्र करना यानी कि केयर करना और आने वाली पीढ़ी को की देखभाल करना और साझा करना और वापस सौंपना यानी कि शेयर करना उसका और उसको वापस दोबारा सौंपना, क्या कहलाएगा आपका? जनरेटिविटी कहलाएगा, स्थिरता कहलाएगा, प्रतिबद्धता कहलाएगा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये जो सिचुएशन है ये आपकी जनरेटिविटी कहलाएगी। तो इसमें ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिवार की ऐसी संरचना जिसमें दोनों साथी बराबर शक्ति और अधिकार को शेयर करते हैं वो क्या कहलाती है? ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है आपकी फैमिली का जिसमें दोनों साथी बराबर शक्ति और अधिकार को शेयर करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मतलब पावर भी शेयर करते हैं और अथॉरिटी भी दोनों की इक्वली रहती है। तो ये पितृसत्तात्मक परिवार हो जाएगा या समान अधिकार वाला अधिकारवादी परिवार हो जाएगा या आपका मातृसत्तात्मक परिवार हो जाएगा या एक से अधिक या कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसमें जो आंसर है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समान अधिकार की बात हो रही है और आपकी समान शक्ति की बात हो रही है। तो ना तो ये आपका पितृसत्तात्मक होगा ना मातृसत्तात्मक होगा। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की मतलब जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है और मातृसत्तात्मक परिवार में माता की जो होती है पावर वो ज़्यादा रहती है। इसी तरह जो समान अधिकार की बात आती है तो इसमें दोनों की जो आपकी शक्ति और आपकी अथॉरिटी है वो दोनों को इक्वल दी जाती है। ठीक है, क्लियर है अब आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि होमोगेमी क्या संदर्भित करता है? तो बताइए होमोगेमी क्या रेफर करता है आपको? वे व्यक्ति जो शादी करते हैं उनमें जिनमें एक जैसी जातीयता, वंश और धार्मिक पृष्ठभूमि जैसे विशेषता हो, या एक लिंग के व्यक्ति का दो या दो से ज़्यादा लोगों से शादी, या एक औरत की दो या ज़्यादा पुरुषों से शादी, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो होमोगेमी होते हैं ना वो होते हैं वो व्यक्ति जो शादी करते हैं उनमें जिनमें एक जैसी जाति मतलब अपनी ही जाति में करते हैं, अपने ही वंश में करते हैं और अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि जैसी क्या होती है विशेषता होती है और उसी के जैसे होते हैं। तो ऑप्शन ए है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक एकल परिवार तब बनता है जब उसमें, यानी कि आपको ये बताना है कि एक न्यूक्लियर फैमिली आपकी कब बनती है। माता पिता के साथ रिश्तेदार भी रहे, न्यूक्लियर फैमिली तो नहीं रहते हैं ये। दादा दादी चाचा चाची और अन्य रिश्तेदार ये तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो ए भी आपका आंसर नहीं होगा। वैवाहिक जोड़ा और उन पर आश्रित बच्चे रहते हैं, तो यही आपका कौन सा होगा? परिवार, एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत आ जाता है। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आपका कि पारिवारिक अभिन्यास क्या है, आपको ये बताना है। क्या है क्वेश्चन आपका कि पारिवारिक अभिन्यास यानी कि फैमिली ओरिएंटेशन क्या है? जो एक व्यक्ति बच्चे होने पर बनाता है या जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है, या जो एक व्यक्ति बच्चे गोद लेने पर बनाता हो, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परिवार अभिन्यास आपका वो होता है जो आपका ओरिएंटेशन का परिवार होता है, यानी कि जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है वही पारिवारिक अभिन्यास कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइम में आपके एक अपकमिंग एग्जाम बहुत सारे लगे हुए हैं आपका। ठीक है, इसी में आपका बीपीएससी का एग्जाम भी आने वाला है, आरपीएससी का एग्जाम भी है, यूपीटीजीटी भी, टीजीटी भी है। तो आपको इस टाइम अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम को। अब क्वेश्चन है परिवार वह है, तो आपको ये बताना है फैमिली कौन सी है जहाँ एक समूह के लोग जो एक दूसरे से खून के रिश्ते से शादी या गोद लेने से बंधे हो, या जो एक साथ रहते हो, जो एक आर्थिक इकाई बनाते हो, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह होती है फैमिली जहाँ एक समूह के लोग एक दूसरे के साथ खून के रिश्ते और शादी या गोद लेने से भी बंधे होते हैं, ये भी ठीक है। वो लोग एक साथ भी रहते हैं परिवार में और आर्थिक इकाई बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक,
क्योंकि ये आपके तीनों ऑप्शन इसमें जो है वो आपके राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है जब नेताओं का विशिष्ट ज्ञान और समाज में उनके कार्य से उनकी पहचान होती है तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में विचारवान नेता होता है वो, कार्य उपयोगी नेता होता है यानी कि फंक्शनल लीडर, धार्मिक नेता होता है यानी कि रिलीजियस लीडर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, वह नेता जो विशिष्ट ज्ञान और समाज में उनके कार्य के द्वारा ही उनकी पहचान होती है। ठीक है, ऐसे नहीं बातें तो बड़ी बड़ी कर गए नेता बनने से पहले, और जब नेता बन गए तो अपनी जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी उनको सब भूल गए। तो उनके कार्य से ही जिनकी पहचान होती है ना, वो आपके फंक्शनल लीडर कहलाते हैं यानी कि कार्य उपयोगी नेता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे एकल परिवार, गैर कृषि जहां अच्छी तरह विकसित बुनियादी ढांचा है, बड़े और जटिल संस्थान किसकी विशेषताएं होती है। ठीक है, छोटा एक आपके क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि छोटी न्यूक्लियर फैमिली है जहां पे एग्रीकल्चर का काम नहीं होता है, और जहां अच्छी तरह से विकसित और बुनियादी ढांचा बना हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, विकसित और आपका बुनियादी ढांचा बना हुआ है, और जटिल संस्थाओं की किसकी विशेषता है, ये शहरी समाज की होती है, ग्रामीण समाज की होती है, मेट्रोपॉलिटन की होती है, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो ये जो बात किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर परिवार, छोटे परिवार, गैर कृषि और जहां अच्छी तरह विकसित बुनियादी ढांचा होता है, तो ये आपके शहरी समाज की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि आपके अर्बन सोसाइटी की। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण समाजशास्त्र में शामिल है। तो आपको ये बताना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र, ठीक है, किसमें, आपका ग्रामीण समाजशास्त्र यानी कि रूरल सोशोलॉजी में क्या क्या इन्वॉल्व है। मानवीय संबंधों का विज्ञान है ये, समाज का विज्ञान है, या ग्रामीण परिस्थितियों में मानवीय संबंध है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ग्रामीण समाजशास्त्र में शामिल है वो आपका ग्रामीण परिस्थितियों में मानवीय संबंध ये दर्शाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृति में अंतर्निहित संचार प्रणाली है और भारत में ग्रामीण सामाजिक वातावरण का सामान्य हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, फिर से देखिएगा। संस्कृति में अंतर्निहित संचार प्रणाली है यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम है आपका, और भारत में ग्रामीण सामाजिक एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण का सामान्य हिस्सा है। तो क्या होगा ये, संचार मीडिया होगा, लोक मीडिया होगा, ड्रामा होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो बात हो रही है यहाँ पे कम्युनिकेशन की। ठीक है, किसकी, कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर यानी कि लोक मीडिया। लोक मीडिया को फोक मीडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लोक मीडिया को क्या कहते हैं, फोक मीडिया। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण क्षेत्र में जहां बिजली काटना आम बात है वहां कौन सा श्रव्य दृश्य तरीका सबसे सफल होगा। ऐसा कोई गांव है जहां पे लाइट नहीं आती है, तो वहां पे ऐसा कौन सा श्रव्य और दृश्य तरीका अपनाया जाए जिससे कि प्रोग्राम हमारा, या जिस जो हम जानकारी पहुंचाना चाहते हैं वो गांव लोगों तक पहुंच जाए। मोशन पिक्चर, वीडियो, कठपुतली शो, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आंसर। मोशन पिक्चर्स के लिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी। वीडियो के लिए भी आपके इंटरनेट और लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो आपका कठपुतली शो ही ऐसा है जो आपका श्रव्य और दृश्य साधन भी होगा और ये सफल तरीका होगा, इसमें लाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि और दृश्य के माध्यम से संदेशों को प्रभावशाली तरीके से संचार करने में अनुदेशात्मक उपकरण है तो क्या है। श्रव्य सहायक सामग्री है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है, दृश्य सहायक सामग्री है, एक से अधिक, या कोई नहीं। बात हो रही है आपके ध्वनि और दृश्य। ध्वनि मतलब वॉइस यानी कि आपका श्रव्य, दृश्य मतलब देखना, ये आपका दृश्य हो जाएगा। तो इसके माध्यम से जो संचार करते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, ये तो आपका श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री ही कहलाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरस्तु के अनुसार संचार सामग्री क्या है। तो आपको ये बताना है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड इज, बोली है यानी कि स्पीच है, श्रोता है यानी कि ऑडियंस है, वक्ता है यानी कि आपका स्पीकर है, या
मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अरस्तु के अनुसार जो आपका संचार सामग्री आता है उसके अंदर आपका स्पीच भी आती है, ऑडियंस भी आता है, स्पीकर भी आता है, यानी कि बोली, श्रोता, वक्ता तीनों आ जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लीफलेट, फोल्डर, बुलेटिन, न्यूज़लेटर, जर्नल और मैगजीन डैश तक पहुंचने के तरीके हैं। तो किस तक पहुंचने के तरीके हैं? व्यक्तिगत दर्शक के, लोगों के समूह के, जनता तक, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, तो लीफलेट हो गया, फोल्डर हो गया, बुलेटिन, न्यूज़लेटर, जर्नल, तो ये जितने भी सामग्री है ना, ये आपके जनता तक पहुंचने के तरीके होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विधि प्रदर्शन है एक डैश विस्तार शिक्षण तरीका, यानी कि विस्तार शिक्षण। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि विधि प्रदर्शन एक डैश विस्तार शिक्षण तरीका, तो कैसा है? समूह विस्तार शिक्षण तरीका है, या आपका व्यक्तिगत है, या आपका व्यापक है, या एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विधि प्रदर्शन है वो आपका कैसा प्रदर्शन होता है? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है वो कैसा होता है? तो जो आपका विधि प्रदर्शन यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होता है, ये बल्कि ग्रुप्स के लिए होता है। ठीक है, यानी कि समूह के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी पर विस्तार शिक्षण की विधि निर्भर करती है। तो किस पर आपकी विस्तार शिक्षण की विधि निर्भर करती है, ये बताइएगा आप लोग। श्रोताओं की संख्या पर, यानी कि नंबर ऑफ ऑडियंस पर, या लक्षित श्रोताओं के स्थान पर, यानी कि लोकेशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस पर, या समय उपलब्ध पर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो बताइए, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड आपका किस पर निर्भर करती है? श्रोताओं की संख्या पर निर्भर करती है, ये बात तो एकदम सही है। अगर ऑडियंस ही नहीं होगी हमारे पास तो हम मतलब नंबर ऑफ ऑडियंस ही ज़्यादा नहीं हुए तो हमारा एक्सटेंशन टीचिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी तरह लक्ष्य श्रोताओं का स्थान, यानी कि जो आपके जिनके लिए प्रोग्राम फिक्स किया गया है उनके आसपास ही लोकेशन होना चाहिए, यानी कि उनके आसपास ही ये प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, समय उपलब्ध, यानी कि जो आपके लक्ष्य श्रोताएं हैं जिनके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मोस्टली प्रोग्राम ग्रामीण लोग लिए चाहिए, तो उनके उपयुक्त टाइमिंग पे, यानी कि जिस टाइम पे वो सूटेबल हो उसी टाइम पे शिक्षण विस्तार शिक्षण की विधि करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है आपका कि विस्तार का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों का शिक्षा के माध्यम से डैश विकास हो। तो बताइए आप लोग, किसके माध्यम से किसका विकास हो? आर्थिक से, सामाजिक से, सांस्कृतिक से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो विस्तार का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि लोगों का शिक्षा के माध्यम से उनका आर्थिक विकास भी हो सके, सामाजिक विकास भी हो सके और सांस्कृतिक विकास भी हो सके। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विस्तार के दर्शन की क्या सच्चाई है, यानी कि फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन में क्या सत्य है? लोग महानतम संसाधन होते हैं, या यह सहयोगात्मक प्रयास है, या इसकी नींव लोकतंत्र में है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विस्तार के दर्शन में, यानी कि फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन, इसमें लोगों को महान संसाधन माना जाता है, सही बात है। यह सहयोगात्मक प्रयास है, यानी कि कोऑपरेटिव एफर्ट है, ये भी बात ठीक है। इसकी नींव लोकतंत्र में है, यानी कि फाउंडेशन इसका कैसा है? डेमोक्रेसी है, ये भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मोरल शब्द जो लैटिन शब्द मोरोस से निकला है उसका मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है। शिष्टाचार होगा, रीति रिवाज होगा, लोक तरीके हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका मोरल, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि मोरल शब्द आपके लैटिन शब्द से निकला हुआ है। ठीक है, मोरोस से निकला हुआ है, तो इसका जो मतलब होता है वो शिष्टाचार भी होता है, यानी कि मैनर्स भी होता है,
कस्टम भी होता है यानी कि रीति रिवाज, लोक तरीके भी होते हैं यानी कि फॉक वेज। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व के नमूने को क्या निर्धारित करता है, ये बताना है आपको। ठीक है, यानी कि पर्सनैलिटी पैटर्न को क्या निर्धारित करता है। आत्म अवधारणा करती है यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, लक्षण यानी कि जिसको हम खासियत कहते हैं यानी कि ट्रेट्स वो आ जाएगा, या इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तित्व, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके पर्सनैलिटी के पैटर्न होते हैं ना, इनको निर्धारित कौन करता है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी करते हैं, ट्रेड्स भी करते हैं, और इंडिविजुअलिटी भी करती है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि जब दूसरे के क्रियाकलापों से खुशी या मनोरंजन प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। दूसरे लोग अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उन्हें देखकर हमें खुशी प्राप्त हो रही है। ठीक है, ऑप्शन में आपके सक्रिय खेल, निष्क्रिय खेल, मनोरंजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब दूसरे लोग मतलब किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका निष्क्रिय खेल के अंतर्गत आ जाएगा यानी कि पैसिव प्ले। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुदृढ़ीकरण या दंड पर आधारित सीखना है, तो बताइए क्या हो जाएगा। सुदृढ़ीकरण और दंड पर आधारित सीखना क्या कहलाएगा आपका, यानी कि लर्निंग बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट इज आपका स्फूर्ति अनुकूलन आ जाएगा यानी कि ऑपरेट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, या बिहेवियरिज्म है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सुदृढ़ीकरण या दंड द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बेस्ड ऑफ रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, तो ये आपका ऑपरेट कंडीशनिंग हो जाएगा यानी कि स्फूर्त अनुकूलन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक शिक्षा थ्योरी के ज्यादातर सिद्धांतों को किसने विकसित किया है, आपको ये बताना है। एल्बर्ट बेंडूरा ने, जॉन बी वॉटसन ने, इवन पावलोव में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। सामाजिक शिक्षा थ्योरी के ज्यादातर सिद्धांत को किसने विकसित किया है, तो बताइए आप लोग, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी को मोस्टली किसने डेवलप किया है। तो ये डेवलप किया है आपके एल्बर्ट बेंडूरा ने। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वह तरीका जिसमें संपूर्ण बाल्यावस्था और किशोरावस्था में समय समय पर उन्हीं बच्चों की दोबारा जांच की जाती है, तो वह क्या कहलाता है। पार अनुभागीय विधि कहलाती है यानी कि क्रॉस सेक्शनल मेथड कहलाता है, या नैदानिक विधि यानी कि क्लिनिकल मेथड, या आपका अनुदैर्ध्य विधि जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह तरीका जिसमें संपूर्ण बाल्यावस्था और किशोरावस्था में समय समय पर उन्हीं बच्चों की दोबारा जांच की जाती है, मतलब बच्चे चेंज नहीं होते हैं। जब बाल्यावस्था में होती है तब भी उन्हीं बच्चों की जांच होती है, फिर जब किशोरावस्था में आ जाते हैं तब भी उन्हीं बच्चों की जांच होती है टाइम टू टाइम, पर बच्चे चेंज नहीं होते। तो इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य विधि को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मेथड। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, लॉन्गिट्यूडनल मेथड। और आपको यह ध्यान रखना है कि उन्हीं बच्चों पर जांच हो रही है, ना कि आपके बच्चे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कपड़ों का भंडारण करने से पहले क्या पक्का करना चाहिए। कपड़े साफ और सूखे हो, दाग धब्बे हटा दिए गए हों, फटे हुए स्थानों की मरम्मत हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कपड़ों को स्टोर करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि कपड़े साफ और सूखे हों। ऐसे ना आप गीले कपड़े रख दो और गंदे कपड़े रख दो तो उसमें और ज़्यादा स्मेल आने लग जाएगी। दाग धब्बे हटा दिए जाने चाहिए। अगर कपड़ों पे दाग धब्बे लगे हों तो कपड़े और ज़्यादा दिन तक रखे रह जाएं तो उसके जो दाग धब्बे होते हैं ना और ज़्यादा मजबूती पकड़ लेते हैं। फटे हुए स्थानों की मरम्मत हो गई हो, ये भी बात ठीक है एकदम। तो ऑप्शन डी जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि रेडीमेड वस्त्रों पर लगे देखभाल संबंधी लेबल किसके बारे में सूचना देते हैं। इस्त्री के बारे में, धुलाई के बारे में, सुखाई के बारे में, एक से अधिक, या कोई नहीं।
तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोग रेडीमेड कपड़े खरीदते हो उस पर क्या लगा होता है, एक लेबल लगा होता है, ठीक है। लेबल पे सब कुछ लिखा होता है, उसको प्रेस करना है नहीं करना है, कितने टेम्परेचर पे उसको आयरन करना है ये लिखा होता है, उसकी धुलाई कैसे करनी है, वॉशिंग कैसे करनी है ये भी लिखा होता है, उसकी ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके ड्राई मतलब उसको धूप में सुखाना है या छाया में सुखाना है। तो ये सारी चीजें, सारी जानकारी लेबल में दी हुई होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, कच्चे रेशे की रंगाई को क्या कहते हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। क्या है, यानी कि रॉ फाइबर यानी कि कच्चे रेशे की रंगाई को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन रंगाई कहते हैं, स्टैक रंगाई कहते हैं, रेशे की रंगाई कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके कच्चे रेशे होते हैं उसकी रंगाई को सॉल्यूशन रंगाई भी कहते हैं, स्टॉक रंगाई भी कहते हैं और रेशे की रंगाई भी कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी रंजक के अणु में वह पदार्थ जो रंग की तीव्रता या चटकीलेपन को निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है। मतलब एक ऐसी डाई है आपकी जो क्या करती है, आपकी तीव्रता और चटकीलेपन यानी कि इंटेंसिटी और ब्रिलियंसी ऑफ कलर ये कहलाता है आपका। तो ये क्या निर्धारित करता है, ऑक्सोक्रोम करता है, क्रोमोफोर करता है, ऑक्सीलेट्स करता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रंग की तीव्रता और चटकीलेपन को ये ऑक्सोक्रोम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये आपके इंपॉर्टेंट PYQ हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कपड़ों पर रबड़ ऑक्सीकृत तेल या वार्निश के लेप के द्वारा बनाई जाती है। तो क्या बनाई जाती है, जलरोधक परिसज्जा, अग्निरोधक परिसज्जा, मौत रोधक परिसज्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपको ये बताना है। तो कपड़ों पर क्या है, आपके कपड़ों पर किसका कोट किया जाता है, रबड़ का, किसका, वार्निश का तेल का, रबड़ का, ऑक्सीकृत ऑयल का, आपका ऑक्सीडाइज ऑयल का, और वार्निश के लेप द्वारा लगाई जाती है। तो ये किस पर की जाती है, ये आपके जो किया जाता है जल रोधक परिसज्जा की जाती है, यानी कि वाटर प्रूफ फिनिशिंग किए जाते हैं। जो भी आपके बरसात में पहनने वाले वस्त्र होते हैं ना, जैसे रेन कोट हो गया आपका, तो उसमें ये सब चीजें यूज की जाती हैं। और आपका अग्निरोधक जो होता है, फायर प्रूफ कपड़ा, वो आप जानती हो कैसे होता है। मौत रोधक परिसज्जा यानी कि मौत प्रूफ फिनिश वो होती है जिससे आपके कपड़ों में फिनिशिंग कर दी जाती है, जिससे आपके वस्त्रों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मर्सराइजेशन में किस में सुधार आता है, यानी कि मर्सराइजेशन एक प्रोसेस होता है, तो इसमें किससे इंप्रूवमेंट होता है ये बताना है। चमक में होता है, मजबूती में होता है यानी कि स्ट्रेंथ में, या रंगाई में होता है यानी कि डाइन में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब मर्सराइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें चमक भी बढ़ती है यानी कि लस्टर भी बढ़ता है, मजबूती यानी कि स्ट्रेंथ भी आती है, और आप पर डाइंग भी अच्छी फिक्स हो जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी परिसज्जा में कपड़े की सतह से निकले धागों के रेशे को हटाया जाता है ताकि एक साफ और चिकनी सतह मिले, ठीक है। कौन सी ऐसे फिनिशिंग की जाती है जिसमें कपड़ों के सतह पर जो निकले धागे, यानी कि जो आपके अच्छा आप कभी कभी कपड़े लाते हो तो उसमें छोटे छोटे रेशे से निकले रहते हैं ना, बहुत कम आपको रेशे मिलते हैं, पर उनकी भी पहले से फिनिशिंग की जाती है, ठीक है। और एक साफ चिकनी समान सतह आपको मिल सके, तो उसके लिए स्काउरिंग की जाती है, या ब्लीचिंग की जाती है, या सीजिंग की जाती है, या आपका उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्लीचिंग तो आपके कपड़ों को चमक लाने के लिए और एकदम सफेद लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये ब्लीचिंग के द्वारा कपड़ों के पीलेपन को हटाया जाता है और कपड़ों में चमक लाई जाती है। स्काउरिंग तो आपकी वूल पर होती है, ठीक है। स्काउरिंग किस पे होती है, वूल पर होती है, इससे सफाई होती है वूल की। तो ऑप्शन एक बचता है आपका सी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीजिंग फिनिशिंग ही वो होती है जिससे कपड़ों की सतह से निकले धागों रेशों को हटाया जाता है, जिससे क्या होता है, एक साफ चिकनी सरफेस आपको मिलती है सीजिंग की प्रोसेस से। अगला क्वेश्चन है आपका कि परिसज्जाएं जो उपकरणों जैसे कॉपर प्लेट, सिलेंडर और टेंटरिंग फ्रेम के द्वारा कपड़ों पर लगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। टिकाऊ परिसज्जाएं कहते हैं,
या आपका रासायनिक परिसज्जाएं कहते हैं, या यांत्रिक परिसज्जाएं कहते हैं, या एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी परिसज्जाएं जिसमें उपकरण लगे होते हैं, क्वेश्चन में की पॉइंट मिल गया आपको, उपकरण जैसे कॉपर प्लेट, सिलेंडर, टेंटिंग फ्रेम, ये कपड़ों पर लगाई जाती है तो आपकी यांत्रिक परिसज्जा कहलाई जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका मैकेनिकल फिनिशिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह बिना बुनाई वाला कपड़ा जो ऊनी रेशे से बना होता है क्या कहलाता है? निटिंग कहलाता है, बाइंडिंग कहलाएगा, फेल्टिंग कहलाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा कपड़ा जो बिना बुनाई वाला है, मतलब उस पर बुनाई नहीं की गई है, डायरेक्ट आपका रेशे से कपड़े बनाया गया है। किससे? आपका रेशे से डायरेक्ट क्या बना दिया गया है? कपड़ा, यानी कि फैब्रिक बना दिया गया है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फेल्टिंग। फेल्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि रेशों में दाब, ताप और भाप के माध्यम से, ठीक है, क्या किया जाता है? आपके कपड़े डायरेक्ट बना दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा है कि निटिंग में लूप के स्तंभ जो कि लूप एक्सिस के समांतर चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेल्स कहलाते हैं, कोर्स कहलाते हैं, फिलिंग कहलाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लूप्स आपके इस टाइप के बनते हैं ना, ठीक है, निटिंग, यानी कि निटिंग में लूप्स आपके इस टाइप से बनते हैं। तो जो कि लूप एक्सिस के कैसे चलते हैं? समांतर चलते हैं। तो समांतर ऐसे हो गया, ठीक है, जैसे देखिए सपोज दैट ये आपके लूप्स बने हुए हैं, एक इस टाइप के लूप बने और लूप के अक्ष पर चल रहे हैं, यानी कि समांतर चल रहे हैं। तो जब लूप्स आपके ऐसे होंगे तो ये आपका कोर्स हो जाता है, और जब लूप्स आपके ऐसे लंबाई में होते हैं तो ये आपका वेल्स हो जाता है। तो आपके लूप एक्सिस के समांतर चल रहे हैं, यानी कि इस तरह से चल रहे हैं, तो आपका ये कहलाएगा वेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसमें, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, जब फिलिंग के धागे को गलियारे में रखा जाता है तो उसे डैश कहा जाता है। यानी कि जब फिलिंग के धागे को गलियारे में रखा जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ये बताना है आपको। बैटनिंग कहा जाएगा, शेडिंग कहा जाएगा, पिकिंग कहा जाएगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो जब फिलिंग के धागे को गलियारे में रखा जाता है तो उसे पिकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिकिंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई मोस्टली एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन है, वह धागा जो किनारे की ओर कपड़े की लंबाई की ओर जाता है वह क्या कहलाता है? बाना कहलाता है, ताना कहलाता है, फिलिंग कहलाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका कपड़े के किनारे को हम सैल्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका कपड़ा कैसा होता है? एक आपका ऐसा चौड़ाई में जाता है, एक ऐसा लंबाई में जाता है। ठीक है, तो जो ऐसे जाता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ताना। ताने को ताना, और का क्या कहा जाता है? इसको वार्प कहा जाता है। और ये जो आपका चौड़ाई का कपड़ा होता है इसे कहा जाता है आपका बाना। बाना को हम क्या कहते हैं? वेफ्ट कहते हैं। फिलिंग तो होता है जो उसके अंदर फिलिंग होती है, ठीक है, उसको पिकिंग कहते हैं। तो वह धागा जो किनारे की ओर कपड़े की लंबाई की ओर जाता है, कपड़े की किनार ऐसे होती है, ठीक है, इधर की तरफ, तो लंबाई में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ताना कहलाएगा। ताने को हम वार्प भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको मतलब अच्छा लगा पढ़ के या नहीं लगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम, यूपी टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी के एग्ज़ाम, एचटेट के एग्ज़ाम, आरपीएससी, और आपका एचटेट, एसटेट, जो भी आपके किसी भी स्टेट के टेट होते हैं जहाँ होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ये है। ठीक है, और ये क्लास आपके डेली होती है 8 PM पर। ठीक है, कब होती है? डेली ये क्लास आपको 8 PM पर मिलेगी। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।